क्या आप जानते हैं कि मर्द में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर है। आज का पॉडकास्ट आपकी जिंदगी बचा सकता है क्योंकि हम उन 4 अहम तरीन पहलुओं पर बात करेंगे। नंबर 1, ये बीमारी बगैर किसी इलामत के जिस्म में कैसे फैलती है। नंबर 2 पे ग्लीसन स्कोर क्या है और ये कैसे तय करता है कि आपका कैंसर कछुआ है या खरगोश। नंबर 3 पे क्या सर्जरी बेहतरीन है या शुआएं, और क्या बाज़ औक़ात इलाज ना करना ही बेहतरीन इलाज है। नंबर 4 पे इलाज के बाद मर्दाना ताकत और पेशाब के मसाइल का हल क्या है। इसकी वजह वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो सिर्फ मर्दों में पाया जाता है। पीएसए बहुत अहम टेस्ट है और ये स्क्रीनिंग में यूज होता है। स्पेसिफिक टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साइम रमज़ान और आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशल क्लिनिक का पॉडकास्ट। नाज़रीन, पिछली पॉडकास्ट में हमने प्रोस्टेट के मुतालिक बात की थी और आज की पॉडकास्ट में हम प्रोस्टेट कैंसर के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन, कैंसर का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में मौत का ख्याल आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मर्द में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर यानी प्रोस्टेट कैंसर है। ये कैंसर दर हकीकत एक ऐसा मर्ज है जिसके साथ बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी गुजार देते हैं। आज का पॉडकास्ट आपकी जिंदगी बचा सकता है क्योंकि हम उन 4 अहम तरीन पहलुओं पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनातीक अनवर खान, तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पिछली पॉडकास्ट में हमने बात की थी कि ये प्रोस्टेट आखिर है क्या, लेकिन आज का सवाल ये नहीं है। आज का सवाल ये है कि ये आखिर मर्दों में होता क्यों है। क्या ये हमारी जीन्स का कसूर है या हमारे लाइफस्टाइल्स का। हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले उम्र। जिस तरह उम्र बढ़ती रहती है, बुढ़ापे की तरफ इंसान जाता है, उसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसकी वजह वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो सिर्फ मर्दों में पाया जाता है। इसका डायरेक्ट रिलेशन टेस्टोस्टेरोन के साथ है। तो जैसे इस उम्र बढ़ती है, टेस्टोस्टेरोन का बॉडी के अंदर एक्सपोजर बढ़ता रहता है। इसीलिए ये बुढ़ापे की बीमारी कही जाती है। हमारे पाकिस्तान में चूंकि एवरेज लाइफ 60 to 70 ईयर्स है, इसलिए पाकिस्तान में शायद हमें प्रोस्टेट कैंसर इतना ज़्यादा नज़र ना आ रहा हो। लेकिन जिन ममालिक में एवरेज लाइफ जो है वो 80 साल से ज़्यादा है, वहाँ पे प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रीज़न यही है कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क टेस्टोस्टेरोन के एक्सपोजर से बढ़ना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं जीनियाती, यानी कि जिनकी फैमिली में भाई को, वालिद को या दादा को किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, तो उस फैमिली में आगे आने वाले मर्दों में ये जीन्स शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर हम बात करें कुछ एरियाज में, तो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर प्रोस्टेट कैंसर उस एरिया में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जो जीन्स हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तीसरे नंबर पे हम हर प्रोग्राम में जैसे बात करते हैं लाइफस्टाइल की, कि हमारा लाइफस्टाइल जो है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग और इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, उनमें भी ये कैंसर होने के खदशात बढ़ जाते हैं। तो आमतौर पे लोग कहते हैं कि अगर हमें कोई तकलीफ नहीं है तो हमें कैंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या ये सच है कि प्रोस्टेट कैंसर इब्तदाई स्टेज पे बिल्कुल गूंगा और बहरा होता है। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर के अलावा तमाम कैंसर शुरू में जो है बेज़रर होते हैं, महसूस नहीं होते, इसलिए स्क्रीनिंग की बात की जाती है बार बार। प्रोस्टेट कैंसर भी जब शुरू में होता है तो उसकी अलामात बिल्कुल नॉर्मल सी होती हैं। समटाइम्स बाज़ औक़ात हम इसको बीपीएच, यानी इसमें हमने पहले बात की कि प्रोस्टेट का बढ़ जाना, उसका मिक्स कर जाते हैं, क्योंकि वही पेशाब में जलन, पेशाब में थोड़ी सी रुकावट, तो इस साइलेंट पैसेंजर के तौर पे काम करता है। आपके अंदर मौजूद है लेकिन जाहिर नहीं हो रहा, और इसकी अलामत ऐसी हैं कि हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। और ये उस वक्त हमें पता चलता है जब ये अपनी जगह से निकलकर कहीं और फैल जाता है, जब इसमें सबसे कॉमन हड्डियों में फैलना है। और आमतौर पर जब पेशेंट आते हैं तो उनकी हड्डियों में कैंसर होता है और पता चलता है प्रोस्टेट कैंसर है जो कि हड्डियों में जा चुका है। तो ये वजह है, वरना अदरवाइज स्क्रीनिंग का कहा इसलिए जाता है कि इसकी जो अलामात हैं बीपीएच की जब वो हों तो साथ में हमें स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इब्तदाई मराहिल में जो है वो प्रोस्टेट कैंसर है, लेकिन अलामात ऐसी होने की वजह से हम उसको इग्नोर ना कर पाए। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो है वो पीएसए टेस्ट से डरते हैं। तो क्या पीएसए बढ़ने का मतलब 100% कैंसर है, या ये टेस्ट हमें कोई गलत सिग्नल भी दे सकता है। पीएसए बहुत अहम टेस्ट है और ये स्क्रीनिंग में यूज होता है। स्पेसिफिक टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर के लिए, लेकिन इसकी वैल्यूज के मुताबिक हम इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। नॉर्मल वैल्यू 0 to 4 है, लेकिन जब 4 से 10 के अंदर इसकी वैल्यू आती है तो इसका कतई मतलब नहीं कि ये बढ़ गया और ये कैंसर है, क्योंकि बीपीएच जिसमें हम कहते हैं प्रोस्टेट बढ़ जाता है नॉर्मली, उसमें भी पीएसए जो है 4 से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। तो ये 4 से 10 जो है ना, ये ग्रे एरिया है। इसमें अर्ली स्टेज के जो प्रोस्टेट कैंसर है उनके अंदर भी वैल्यू इसके अंदर होती है, लेकिन ये आमतौर पर बीपीएच में पाया जाता है। लेकिन जब 10 से ऊपर पीएसए जाता है तो ये एक अलार्म है हमारे लिए कि यहाँ पर हमने इसको इग्नोर नहीं करना कि बीपीएच होगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। तो पीएसए जो है वो एक लाजमी टेस्ट है, स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है, और इसकी वैल्यूज का ज्यादा बढ़ना जो है वो इस चीज की निशानदेही है कि पेशेंट को जो है वो प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है। सही।
डॉक्टर साहब, बायोप्सी का नाम सुनकर भी लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। तो क्या प्रोस्टेट की भी बायोप्सी जो है वो इतनी तकलीफ़दायक है, या हमारी जो आजकल जदीद साइंस के ज़रिए इसका कोई नया तरीक़ेकार मौजूद है? पुराने ज़माने में तो पुराने मेथड्स यूज़ होते थे जो कि तकलीफ देह थे, वो वाक़ई लोगों के लिए परेशानी का जी, जी। होता था सामना। लेकिन अब जो है प्रोस्टेट की बायोप्सी जो है वो बहुत जदीद तरीके आ गए। सही। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए और एमआरआई के ज़रिए जो है वो प्रोस्टेट की बायोप्सी की जाती है, नीडल यूज़ की जाती है। सही। सबसे पहले इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, वो एरिया सुन कर दिया जाता है। इंसान को दर्द नहीं होता। अच्छा। उसके बाद एमआरआई और अल्ट्रासाउंड के जरिए पहले टारगेट किया जाता है वो एरिया, और फिर डायरेक्टली उसके जरिए एक सिरिंज टाइप नीडल जो है वो अंदर जाती है और वहां से सैंपल लेके आ जाती है। 5 से 10 मिनट लगते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं चलता। और अक्सर पेशेंट यही कहते हैं कि जिस खौफ के साथ हम आए थे उनको पता भी नहीं चलता, और 5 से 10 मिनट के बाद उन्हें कहा जाता है कि आपकी बायोप्सी हो गई है। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान मेथड है, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। और इसके अंदर कोई ऐसा चीरा, कट या जख्म नहीं है कि बायोप्सी के बाद आपको लगे कि एक जख्म बन गया जो ठीक नहीं हो रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। सही से, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कैंसर की रिपोर्ट में जो है एक लफ्ज़ बहुत आम है, ग्लीसन स्कोर। ये क्या है, और मरीज कैसे समझेगा कि अगर उसका स्कोर 6 है तो वो महफूज है, और अगर 9 है तो वो महफूज नहीं है? ग्लीसन स्कोर बेसिकली एग्रेसिवनेस को शो करता है। इसी में पता चलता है कि बीमारी के अंदर बढ़ने की कितनी सलाहियत है, सही। कितनी तेजी से बढ़ सकती है। अगर हम ग्लीसन स्कोर देखें तो इसके अंदर नंबर्स होते हैं 6 से लेके 10 तक। 6 नंबर का मतलब है कि ये स्लो है, सुस्त है, जैसे कछुआ होता है। जी, जी। इसको हो सकता है कि कई साल या महीने लगे कि ये एग्रेसिवनेस की तरफ जाए। और इसमें फिर हम आगे चल के आपको बताएंगे कि एक्टिव सर्विलेंस है, कि इसमें मेथड्स होते हैं जिसमें हम इसमें इन मरीजों को इलाज से भी बचा सकते हैं। ठीक। दूसरे नंबर पे आता है ग्रुप जिसमें 7 नंबर, जिसे हम कहते हैं 7 नंबर ग्लीसन स्कोर अगर आ जाता है रिपोर्ट में, तो इट मीन्स कि दरमियानी नोयत का कैंसर है। ये ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा स्लो है, लेकिन इसमें इलाज ना करें तो इसके अंदर तेज़ी आ सकती है। उसके बाद आता है तीसरा ग्रुप जिसमें नंबर्स 8 से 10 मिल जाते हैं। ये वो ग्रुप है जिसको हम हाई रिस्क ग्रुप कहते हैं, और इसके अंदर इतनी ग्रेसिवनेस होती है कि अगर इसे हम थोड़ा सा भी डिले करें तो ये कैंसर जिस समय फैलना शुरू हो जाता है। सही। और यही वजह है कि 8 से 10 ग्लीसन स्कोर वाले पेशेंट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे पास आते हैं थोड़ा सा लेट, तो उनकी हड्डियों में कैंसर ऑलरेडी जा चुका होता है। डॉक्टर साहब, क्या हर प्रोस्टेट कैंसर इंसानी ज़िंदगी के लिए खतरा है, या कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जो इंसान के अंदर मौजूद तो होते हैं मगर उनको उससे कोई खतरा नहीं होता? देखिए, कैंसर जो है वो खतरा ही है, स्लो है या तेज है। लेकिन अगर हम कहें कि ये स्लो कैंसर है और इसको हम इग्नोर कर दें कि हमें कुछ नहीं कहेगा, तो इसने भी अल्टीमेटली जाकर एग्रेसिव होना है। तो सही। कैंसर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ठीक है कि जैसे हमने पीछे बात की है, ऐसे प्रोस्टेट कैंसर जिनका ग्लीसन स्कोर 6 है, सुस्त रफ्तार है, जी, जी। जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और हम पेशेंट को इलाज से दूर भी रख सकते हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि कैंसर इतनी जल्दी पेशेंट के लिए खतरनाक साबित नहीं होगा। लेकिन जब ग्लीसन स्कोर 7 वाला या 8 वाला पेशेंट आएगा तो उसके अंदर ये ग्रेसिवनेस होगी, और वहाँ पर हमारी कोताही थोड़ी सी भी जो है वो इंसानी जान के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसलिए हम प्रोस्टेट कैंसर के अंदर अर्ली स्टेज में ज़्यादा परेशान भी नहीं होंगे, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं करेंगे। और यही वजह है कि प्रोस्टेट कैंसर जो है जिसको इग्नोर किया जाता है, डिस्कस ही नहीं किया जाता। हमारी कम्युनिटी में हर वक्त डिस्कशन होती है ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि वो बहुत आम है, बहुत कॉमन है कैंसर, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के बाद। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर को इग्नोर किया जाता है, जबकि प्रोस्टेट कैंसर ऐसा है कि जिसके अंदर इंसान कैंसर के साथ 8 से 10 साल बड़े आराम से गुजार सकता है, और ये बहुत बड़ी एज का लाइफ स्पैन है, जो कि कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। आमतौर पे कैंसर में लोग समझते हैं कि जिसको कैंसर हो गया वो 1-2 साल से ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता। ब्रेस्ट कैंसर में भी आप देखें कि 4-5 साल से ज्यादा सर्वाइवल की बात नहीं की जाती। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अर्ली स्टेज में हो तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि 10 से 12 साल कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर में मर्ज फैल भी जाए तब भी 5-7 साल कहीं नहीं गए, इंसान जिंदा रहता है। तो ये इतना अच्छा कैंसर है कि जिसको अगर हम बर वक्त पकड़ लें, इसका इलाज कराएं, तो हम इंसान को ठीक कर सकते हैं, और इस कैंसर की वजह से इंसान बहुत जल्दी नहीं मरता। सही। डॉक्टर साहब, ये बात आम आदमी के लिए बहुत अजीब है कि डॉक्टर कहे कि आपको कैंसर तो है लेकिन हम आपका इलाज नहीं करेंगे, और ये एक्टिव सर्विलेंस या निगरानी का ये तरीका क्या है, और ये इतना कामयाब क्यों है? देखिए, एक्टिव सर्विलेंस का मतलब है कि तवज्जो के साथ विजिलेंट होकर मुआयना करते रहना। जो पेशेंट हमारे ग्लीसन स्कोर 6 वाले हैं, जो सुस्त रफ्तार वाला ग्रुप है, उसमें हम बाज़ औक़ात पेशेंट को ये भी ऑफर करते हैं कि अगर आप उन साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, जी, जी। तो आप एक्टिव सर्विलेंस को अपना लें।
एक्टिव सर्विलेंस में ये होगा कि हम पेशेंट का इलाज नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि इसके ट्यूमर के अंदर एग्रेसिवनेस नहीं है, लेकिन उसका गाय बगाए टेस्ट बार बार किया जाएगा, उसके बार बार डॉक्टर के पास विजिट्स होंगे, हम उसका पीरियोडिकली बाकायदगी के साथ मुआयना भी कर रहे होंगे बार बार, और उसके टेस्ट भी बार बार हो रहे होंगे। तो हम पेशेंट को बता देते हैं कि आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप जो भी ले लेंगे आपके लिए बेहतर है, सिर्फ उस ग्रुप के लिए जिसके अंदर प्रोस्टेट कैंसर सुस्त रफ्तार है, ग्लीसन स्कोर 6 वाला, कि हम उसे कहेंगे कि आपका दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन का बराबर फायदा है। या आप ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं, ऑपरेशन करवा लें, रेडिएशन लगवा लें, या फिर आप एक्टिव सर्विलेंस की तरफ आ जाएं। एक्टिव सर्विलेंस में क्या होगा कि हम उसको हर 3 माह बाद बुलाएंगे, उसके कुछ टेस्ट करवाएंगे, उसका मुआयना करेंगे, 6 से 12 माह में पीएसए बार बार हो रहा होगा, एमआरआई गाय बगाए करवा रहे होंगे, और जिस पेशेंट में थोड़ी सी हमें लगेगी कि कोई चीज कम ज्यादा हो रही है तो वहां पे हम बायोप्सी भी रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह इन लोगों को हम कई सालों तक एक्टिव सर्विलेंस में रख सकते हैं। 60 to 70% आप कह सकते हैं ऐसे लोग हैं जो ग्लीसन स्कोर 6 वाले हैं, और वो कुछ साल कह सकते हैं कि जो एक्टिव सर्विलेंस में रहते हैं। जैसे उनके अंदर थोड़ी सी चीज बढ़ती है तो हम उनके फौरन टेस्ट करके, अगर वो 7 या 8 में एंटर हो रहे हो, हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, अगर इलाज जरूरी हो तो ये सर्जरी का एक ऑप्शन आता है, तो क्या प्रोस्टेट निकाल देने से 100% कैंसर खत्म हो जाता है, और ये रोबोटिक सर्जरी का क्या किरदार है? देखिए, अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर के अंदर सर्जरी का रोल है। ग्लीसन स्कोर 6 वाले पेशेंट्स, उनके अंदर हम सर्जरी को फोकिया देते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अगर हम सर्जरी करें तो मोस्ट ऑफ टाइम पेशेंट की या जो ट्यूमर है वो निकल जाता है, उसे फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं रहती, वो एक्टिव सर्विलेंस को दोबारा अपना सकता है, उसको रेडिएशन की तरफ नहीं जाना पड़ता। अब आ गई है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट में आई ही प्रोस्टेट में थी। रोबोटिक सर्जरी में फ़ायदा यह है कि इसके अंदर एक रोबोट के ज़रिए सर्जरी की जाती है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स कम आते हैं, खून कम ज़ाया होता है, जो वूंड है, ज़ख्म है, वो जल्दी भर जाता है, और आमतौर पर पेशेंट 1 या 2 दिन के अंदर घर भी चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। तो रोबोटिक सर्जरी एक नया तरीका है जिसके अंदर बेसिकली तो आप कंट्रोल इंसान ही कर रहा होता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स यूज होते हैं जिससे आप कह लें कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो है वो हो जाती है, और बड़े से बड़ा ऑपरेशन जो है वो कम नुकसान किए हम बड़े आसानी से कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग जो है वो ब्लेड और ऑपरेशन से डरते हैं, तो क्या रेडिएशन जो है वो ऑपरेशन का बेहतरीन मुतबादिल है, और क्या शुआओं से जो है यानी कि रेडिएशन से कैंसर को बिल्कुल जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है? जी बिल्कुल, रेडिएशन प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अच्छा अपना असर रखती है, और प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन और सर्जरी के जो रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन सेम है, इसलिए एक दूसरे को रिप्लेस कर जाती हैं। पेशेंट्स को ऑप्शन दी जाती है अर्ली स्टेज में, जहाँ पेशेंट सर्जरी से ठीक हो रहा है वहाँ पर हमारे पास रेडिएशन में ब्रेकीथेरेपी का रोल बहुत ज़्यादा है अर्ली स्टेज में, जिसमें हम पेशेंट को रेडिएशन का एक मेथड है उसके ज़रिए ही हम वो काम कर जाते हैं जो सर्जरी कर रही होती है। इसके अलावा रेडिएशन जो है उसके अंदर अब जदीद चीज़ें आ गई हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि IMRT एक मेथड है जिसके ज़रिए हम प्रोस्टेट को रेडिएशन देते हैं। इसके अलावा IGRT, साइबर नाइफ, SBRT का रोल है जिसके अंदर हम हाई डोज रेडिएशन चंद दिन के अंदर दे देते हैं, लेकिन इसके साथ नॉर्मल टिश्यू को नुकसान नहीं होता। बेसिकली रेडिएशन करती क्या है कि जाके अंदर जो कैंसर के खुलियाज हैं उनको डैमेज कर देती है, जला देती है, और बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे पेशेंट का ऑपरेशन हुआ हो। अब जैसे आपको पता है कि हम ओंकोथर्मिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्लिनिक पे, तो हम प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को रेडिएशन के साथ ओंकोथर्मिया देते हैं। ओंकोथर्मिया बेसिकली एक हीट रिलेटेड ट्रीटमेंट है जो रेडिएशन का इफेक्ट बढ़ा देती है, और प्रोस्टेट कैंसर में हम रेडिएशन और ओंकोथर्मिया से बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको हमने सर्जरी से बचा लिया है, इन्वेसिव सर्जरी से बचा लिया है, क्योंकि सर्जरी के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं जो हम आगे जाके डिस्कस भी अब करेंगे कि वो कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत अहमियत रखते हैं। उनसे बचने के लिए हम रेडिएशन का यूज कर सकते हैं, और ओंको रेडिएशन को मिलाकर अगर हम यूज करें तो हम सर्जरी से बच सकते हैं। तो हमने बीजों के बारे में सुना है कि जो जिस्म के अंदर रखे जाते हैं, ये बैरूनी शुआओं से किस तरह मुख्तलिफ हैं? ये जिनका नाम आपने बीज रखा है बेसिकली ये सीड्स कहते हैं, रेडियो एक्टिव सीड्स होते हैं। जी। जो तापकारी बीज बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बीड्स होते हैं, दानों की शक्ल के, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनको रेडिएशन देकर उनको तापकारी बना दिया जाता है, लेकिन उनका एरिया जो है वो बहुत कम होता है, बहुत ही कम एरिया में वो अपनी रेडिएशन एमिट कर रहे होते हैं, खारिज कर रहे होते हैं। तो ये जो हम लो रिस्क ग्रुप है, जो जिनके अंदर बीमारी बिल्कुल लोकलाइज प्रोस्टेट के अंदर पड़ी है, वहां पर हम इनको यूज करते हैं। ये बेसिकली ब्रेकीथेरेपी का ही एक तरीकाकार है,
जिसमें एक छोटा सा ऑपरेशन करके प्रोस्टेट के अंदर इन बीड्स को रख दिया जाता है और उनको छोड़ दिया जाता है। ये बीड्स वहाँ पर कुछ अरसे तक अपनी रेडिएशन खारिज करते रहते हैं और प्रोस्टेट जो है वो ऐसा ऐसा सिकुड़ता रहता है, कैंसर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये बीड्स की रेडिएशन इतने कम एरिया में असरअंदाज होती है कि इर्द गिर्द के नॉर्मल टिश्यूज़ को 100% जो है फ़र्क नहीं पड़ता। तो मरीज के लिए बहुत बड़ा मसला है कि वो ऑपरेशन की साइड पे जाए या फिर शॉ की साइड पे जाए। डॉक्टर होने के नाते आप किस तरीके को दूसरे तरीके के ऊपर फोकस देंगे? देखिए, सर्जरी और रेडिएशन दोनों का मैंने बताया कि प्रोस्टेट कैंसर में तकरीबन बराबर फायदा है, इसलिए हम इनको डिफरेंट जगह पर एक दूसरे से रिप्लेस कर लेते हैं। अर्ली स्टेज है, सर्जरी का भी उतना बेनिफिट है, रेडिएशन का भी उतना बेनिफिट है। लेकिन जब हम एडवांस स्टेज में जाते हैं तो वहां पर सर्जरीज के बेनिफिट के साथ नुकसान ज्यादा है। सर्जरी से प्रोस्टेट पूरा निकाला नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर रेडिएशन का रोल ज्यादा आ जाता है। फिर साथ में हार्मोन थेरेपीज आ जाती हैं। तो हम हर पेशेंट को उसके मुताबिक पर्सनलाइज ट्रीटमेंट उसकी बनाते हैं। पेशेंट के सामने ऑप्शन रख दी जाती है, बेनिफिट्स और नुकसानात रख दिए जाते हैं। पेशेंट को पूरा मौका दिया जाता है कि वो अपना डिसीजन ले। नो डाउट एज ए डॉक्टर हम उसे बताते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या चीज़ है, लेकिन दोनों ऑप्शन दे दिए जाते हैं और हर केस को जो है उसको इंडिविजुअल लेके चला जाता है। सही। डॉक्टर साहब, अब जरा ना खुलकर बात करते हैं। इलाज के बाद मर्दों का जो सबसे बड़ा डर है ना, वो ये है कि मर्दाना कमज़ोरी और पेशाब लीक होना। तो क्या ये वाकई मुस्तकिल तौर पर होता है या इसका भी कोई इलाज है? ये दो प्रॉब्लम तो बहुत कॉमन होते हैं और इनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और इनको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं अगर हम ट्रीटमेंट में इन चीज़ों का ख्याल ना रखें। सही। लेकिन अब चूँकि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और सर्जरी में भी हम नर्व स्पेयरिंग सर्जरीज की टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो यूजुअली नहीं हो पाता। बाकी यूरिन इनकॉन्टिनेंस भी आमतौर पे सर्जरी का साइड इफेक्ट है, लेकिन रेडिएशन, ओंकोथर्मिया, हार्मोन थेरेपी का साइड इफेक्ट नहीं है। जिन मरीजों की एज बहुत ज़्यादा है उनको ऑलरेडी ही इनकॉन्टिनेंस का थोड़ा इशू चल रहा है बुढ़ापे की वजह से, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हम सर्जरी ना करें, हम रेडिएशन की तरफ आ जाएं, क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट आर्जी तौर पर है। 6 माह में 10 माह में जो पेशेंट की रेडिएशन की वजह से पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब की थोड़ी बहुत इनकॉन्टिनेंस का मसला है, वो रिवर्सिबल है, वो ठीक हो जाना है। इस तरह करके हम इन लोगों को इस चीज़ से बचाया जा सकता है। सही। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। अगर खुदा न खास्ता कैंसर हड्डियों में भी फैल चुका हो तो क्या मरीज का बिल्कुल दी एंड हो जाता है या फिर जदीद साइंस के पास इसका भी कोई इलाज मौजूद है? देखिए, किसी भी कैंसर का जिस्म में फैल जाने का मतलब है कि अब हम इसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अब जिस्म में रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। लेकिन प्रोस्टेट कैंसर इस मामले में तमाम कैंसर से डिफरेंट है। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर में आमतौर पर पेशेंट हमारे पास उस वक्त ही आता है जब उसकी हड्डियों में कैंसर जा चुका होता है और कई दफ़ा तो ये वजह बनती है पेशेंट के हमारे पास आने की कि उसकी हड्डियों में कैंसर होता है, और जब वो हमारे पास आता है तो हम उसका PSA टेस्ट या जो भी MRI या CT स्कैन करवाते हैं तो पता चलता है कि उसको प्रोस्टेट कैंसर है। सो प्रोस्टेट कैंसर एक वो वाहिद कैंसर है जो फैलने के बावजूद भी ठीक हो सकता है। इसमें हार्मोन थेरेपी की बात हमने की है, टारगेट थेरेपीज हैं, इम्यूनोथेरेपीज हैं, कुछ बोन टारगेटेड थेरेपीज हैं जिसमें रेडियम 23 यूज़ करते हैं। पूरे जिस्म की हड्डियों का जो कैंसर है उसके अंदर वो जाके काम करता है। तो बहुत सारे ऐसे मेथड, मेडिसिन और रेडिएशन के अंदर जिद्दत आ गई है कि अब प्रोस्टेट कैंसर हड्डियों में फैला हुआ हो तो भी पेशेंट 5-6 साल जिंदा रह सकता है, और ये बहुत बड़ा लाइफ स्पैन है प्रोस्टेट कैंसर का। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम में आप हमारे सुनने वाले नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज मेरा पैगाम है कि आप डरे नहीं बल्कि जाने। और ये जो कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ये शर्माने की बात नहीं बल्कि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। 50 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग ऐसी है जैसे आप अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाते हैं साल में, उसका ख्याल रखते हैं। तो अगर हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की इतनी चीज़ों का ख्याल रखते हैं तो हमें अपने जिस्म का भी ख्याल रखना है। तो मर्द होने के नाते आज से हमने ये तय कर लेना है कि 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं वो साल में एक दफ़ा PSA ज़रूर करवाएं। और अगर किसी भी शख्स को यूरिन प्रॉब्लम है, यानी कि पेशाब का रुक जाना, रात को बार बार उठ के पेशाब करना और पेशाब के करने के बाद ऐसे महसूस होना कि जैसे पूरी तरह आप पेशाब करके फारिग नहीं हुए, इन तमाम अलामात में आपको फौरी तौर पर अपने नज़दीकी किसी यूरोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट से रब्ता करें, ताकि हम आपके कुछ इब्तदाई टेस्ट करवा के आपको बता सकें कि आपको BPH यानी कि प्रोस्टेट बढ़ने का मर्ज है या खुदा न खास्ता आपको प्रोस्टेट कैंसर जो है होने वाला है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाज़रीन, याद रखिए, खामोशी खतरनाक भी हो सकती है। अपना ख्याल रखें और अपनी स्क्रीनिंग लाजमी करवाएं। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।